हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने पॉलीमर स्टार्ट किया था एंड पॉलीमर्स में हमने उसका एडिशन एंड आपका कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं इसकी बात की थी एंड होमोपॉलीमर की हमने बात कर ली थी। नाउ कोपॉलीमर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे होमोपॉलीमर का मीनिंग क्या था कि जब आप मोनोमर यूनिट ले रहे थे तो वो एक ही यूनिट हुआ करती थी, आपकी सेम यूनिट हुआ करती थी, तो उसे हम होमोपॉलीमर कहते थे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू और मोर डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स आर यूज्ड टू फॉर्म कोपॉलीमर। पहली चीज एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल, इसका मोस्ट फेमस एग्जाम्पल होता है ब्यूना एस। अब ब्यूना एस यहाँ पे क्या स्टैंड करता है, ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटाडाइन एंड एस फॉर यहाँ पे होगा बेटा स्टाइरिन। तो आप इसको याद रखेंगे कि ब्यूटाडाइन में कौन सी वाली ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या लेंगे आप, 1,3 ब्यूटाडाइन लेंगे और एस फॉर यहाँ पे क्या होगा आपका स्टाइरिन होगा, राइट। तो जब आपके पास में 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन आपस में मिलेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1,3 ब्यूटाडाइन एक अलग यूनिट है और स्टाइरिन एक आपका एक अलग यूनिट है, और जब ये दोनों पॉलीमराइज होंगे तो आपके क्या बनाएंगे, ब्यूना एस नाम का एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले उसका स्ट्रक्चर और कैसे बनता है ये देख लेते हैं। देखिए जरा, ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन हमें यहाँ पे लेनी है, राइट। तो कैसे लिखोगे आप इसे 1,3 ब्यूटाडाइन को, 1,3 ब्यूटाडाइन को लिखने के लिए हमें यहाँ पे ऐसे करना होगा, ये आया और यहाँ पे ये प्लस। स्टाइरिन को आप कैसे लिखोगे, स्टाइरिन आपकी होती है CH2 डबल बॉन्ड CH अब जब ये पॉलीमराइज होगा तो यहाँ पे आप लिखोगे पॉलीमराइज, जब हम इसे पॉलीमराइज के लिए शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। ये पार्ट इसका इधर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी तो इसकी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आएगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी तो यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में क्या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अब ओवरऑल यहाँ पे पॉलीमराइज होकर जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे आएगा उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे आने वाला है, ओके। तो समझ में आया कि ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर घूमेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपका आने लगेगा क्योंकि एक रेडिकल इधर जाएगा और एक रेडिकल आपका इधर जाएगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे पॉलीमराइज होके आपके पास में ब्यूना एस पॉलीमर मिल जाएगा। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम यूजेस ऑफ ब्यूना एस की बात करें तो ब्यूना एस का क्या क्या यूज हो सकता है, तो यहाँ पे फुटवेयर कंपोनेंट बनाने में इसका यूज होता है। क्या, फुटवेयर कंपोनेंट के लिए इसका यूज होता है। और क्या यूज हो सकता है इसका, इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने में, इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने में इसका यूज होता है। बाकी इनके डिटेल में अगर हम यूजेस की बात करें तो एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करना है ना। तो पहला हमारा जो कोपॉलीमर था वो कौन सा था, ब्यूना एस। अब हम बात करेंगे ब्यूना एस, ब्यूना एन की। तो अब हम सेकेंड हमारा जो पॉलीमर है कोपॉलीमर वो है ब्यूना एन। यहाँ पे अगेन ब्यूना का मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूटाडाइन, मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन ही रहेगा। और यहाँ पे एन से मतलब होगा आपका एक्राइलोनाइट्राइल से, किससे, एक्राइलोनाइट्राइल, मतलब ये आपका किसका पॉलीमर होगा, ये ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर होगा, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। देखिए यहाँ पे मेरे पास में क्या होगा कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इधर ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है, एक रेडिकल इधर आएगा, इधर एक रेडिकल आएगा और एक रेडिकल यहाँ पे आएगा। तो ये रेडिकल रेडिकल मिलके यहाँ पे क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हुए, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे क्या है, जो आपका साइनाइड है, साइनाइड का नेचर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का काम करेगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा इस साइड और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा डॉट आपके पास में। तो ये आपस में एडिशन होके, एडिशन पॉलीमराइजेशन हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ब्यूना एन का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। ये क्या बन गया आपका ब्यूना एन।
अगर हम ब्यूना एन के यूजेस की बात करें तो ब्यूना एस जो होता है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के टूवर्ड क्या होता है रेजिस्टेंस रखता है और इसी वजह से इसका यूज जो किया जाता है वो जो आपके ऑयल्स के इनके टैंक होते हैं उन ऑयल्स के टैंक्स में लाइनिंग करने में या फिर हम बोले उनके जॉइंट्स को फील करने में इसका यूज किया जाता है तो लाइनिंग ऑफ टैंक्स में ब्यूना एन का यूज किया जाता है सो ब्यूना एन एंड ब्यूना एस आपका क्या होता है सिंथेटिक पॉलीमर मतलब इन्हें सिंथेटिक रबर भी कहते हैं आपका एक और सिंथेटिक रबर होता है उसी को मैं यहाँ बता देती हूँ उसके बाद फिर मैं बताऊंगी नेचुरल रबर्स क्या होती है तो सिंथेटिक रबर में हमने जैसे कि बोला कि कोपॉलीमर में एग्जांपल मैंने लिया था ब्यूनाइस ब्यूनाइन का तो यहाँ पे मेरे पास में सिंथेटिक रबर का भी एग्जांपल हो जाएगा ब्यूनाइस एंड ब्यूनाइन एंड थर्ड एग्जांपल है आपका नियोप्रीन तो नियोप्रीन क्या है नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का पॉलीमर होता है तो किसका पॉलीमर होता है क्लोरोप्रीन का पॉलीमर होता है तो क्लोरोप्रीन क्या होता है और ये किस तरह से पॉलीमराइज होकर नियोप्रीन बनाता है उसकी हम बात करते हैं ठीक है सिंथेटिक रबर का ही आप दो एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं जैसे ब्यूनाएस एंड ब्यूनाएन ये भी आपको सिंथेटिक रबर की कैटेगरी में आता है थर्ड वन आपका आता है न्यूप्रीन तो अगर हम ब्यूना एन की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या लिया था 1,3 ब्यूटाडाइन लिया था तो मैं 1,3 ब्यूटाडाइन में CH3 की जगह आपका क्लोरीन लगा देती हूँ ना तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन हो जाएगा क्या हो जाएगा ये क्योंकि यहाँ पे ये 1 नंबर इसको देंगे हम 2 नंबर यहाँ पे देंगे सॉरी 1 नंबर इसको देंगे 2 नंबर इसे देंगे 3 नंबर इसे देंगे 4 नंबर इसे देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन तो 1,3 ब्यूटाडाइन 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन को अगर हम पॉलीमराइज करते हैं क्या करते हैं पॉलीमराइज करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है नियोप्रीन मिल जाता है नियोप्रीन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट सिंथेटिक रबर है ना अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो इसका यूज क्या होगा ऑटोटाइप्स में यूज होगा और ये आपका वेजिटेबल्स एंड मिनरल ऑयल्स के टूवर्ड रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंट टूवर्ड्स वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स तो सिंथेटिक रबर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है अब यहीं पे हम बात करते हैं नेचुरल पॉलीमर की नाम से समझ में आता है कि सिंथेटिक रबर को हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं लेकिन नेचुरल रबर को हम लेबोरेटरी में नहीं बना पाते हैं तो इसे कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम रबर ट्रीज होते हैं एंड उस रबर ट्री से इसे ऑब्टेन किया जाता है तो रबर ट्री कहाँ कहाँ मिलते हैं रबर ट्री आपका इंडिया इंडोनेशिया मलेशिया श्रीलंका एंड साउथ अमेरिका जैसी कंट्रीज में मिलता है जब यहाँ से हम रबर लेटेक्स को लेते हैं उस रबर लेटेक्स को वाटर में डिजोल्व करते हैं जब डिजोल्व करेंगे तो ये क्या होगा सस्पेंडेड कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम हीटअप करते हैं तो हीटअप करने से हमें क्या मिलेगा नेचुरल रबर मिलेगा अब ये जो नेचुरल रबर मिलता है ये आपका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रखता है मतलब 35 डिग्री सेल्सियस अप टू इसका आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है तो हम क्या है कि बहुत ज्यादा हीट वाली जगह या आप बोल सकते हैं कि ऐसी चीजें बनाने में इसका यूज नहीं कर सकते जिसमें हीट ज्यादा लगती है फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऑटो टायर्स बना दिए तो पता चल रहा है कि आपके जो टायर्स हैं वही मेल्ट हो गए फिर दूसरी चीज मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक होती है सेकेंड थिंग कि इसको अगर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस मतलब इसका टेम्परेचर अगर हम कम कर देते हैं तो ये ब्रिटल हो जाते हैं मतलब एज कम्पेयर टू ये वीक होते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है वल्कनाइज किया जाता है मतलब नेचुरल रबर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है बच्चों वल्कनाइज किया जाता है तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे गुडियर उनके तो गुडियर साइंटिस्ट ने क्या करा एक्सीडेंटली ये चीज हुआ वो क्या कर रहे थे नेचुरल रबर लिया और नेचुरल रबर को उन्होंने एक्सीडेंटली ड्रॉप कर दिया सल्फर पर और सल्फर पर ड्रॉप करने के बाद उन्होंने हीट किया तो उन्हें ये देखा कि जो आपकी रबर थी उस रबर की स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई है ठीक है ना तो एक्सीडेंटली हुआ था ऑल्दो ये उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था या फिर पर्पसली नहीं किया था ये एक्सपेरिमेंट उनका ये था कि वो सिर्फ वो देख रहे थे ऐसे ही नेचुरल रबर को और उन्होंने सल्फर के साथ में गिर गया प्लेट पे और उन्होंने देखा कि जब ये हीट होती है तो इसकी प्रॉपर्टीज काफी इंप्रूव हो गई थी तो इस तरह से फिर उन्होंने आगे इस पे काम किया तो हम ये बोल सकते हैं कि रबर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं वल्कनाइजेशन बोलते हैं और उस रबर को हम क्या बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर बोलते हैं राइट तो सबसे पहले तो ये देखते हैं हम कि नेचुरल रबर कैसे बनता है फिर इसे वल्कनाइज कैसे किया जाएगा उसकी हम बात करें तो
देखो नेचुरल रबर इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वीक इलास्टोमर्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है एंड ब्रिटल हो जाते हैं 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस पर। आइसोप्रीन क्या है? ये एक आइसोप्रीन का सॉरी नेचुरल रबर क्या है? नेचुरल रबर जो है वो आपका आइसोप्रीन का पॉलीमर है। तो आइसोप्रीन क्या है आपका? आइसोप्रीन है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। जब यहाँ पे इसका सिस पॉलीमराइजेशन होगा, ध्यान रखना जब हम इसे सिस पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे तो सिस पॉलीमराइजेशन किसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे देखेंगे? CH2 के रिस्पेक्ट में। देखो ये CH2 यूनिट और ये CH2 यूनिट दोनों क्या है आपकी? एक साइड है। तो यहाँ पे आपका सिस पॉलीमराइजेशन या हम बोल सकते हैं कि सिस पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन होगा। तो यहाँ पे बच्चों इधर मेरे पास थोड़ी सी जगह कम पड़ गई थी, तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है ये वाला है ना, तो आप यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, सॉरी CH2 और उसके बाद में CH2 के बाद में CH2 10 ऐसे करके n नंबर आप लिख लेना, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया? सिस पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ये सिस आइसोमर्स है। ऐसे ही अगर आपके पास में इसका हम ट्रांस पॉलीमराइजेशन कर देते हैं तो ट्रांस पॉलीमराइजेशन में क्या होगा? जो CH2 की यूनिट होगी वो एक दूसरे के ट्रांस में होगी। तो न्यू आपका जो आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन से आपके दो आइसोमर्स मिल सकते हैं, एक आपका सिस एंड ट्रांस, मतलब सिस पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन और ट्रांस पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन मिलेगा यहाँ पे, राइट। तो मैं ट्रांस को भी एक बार यहाँ पे बना, तो जब हम इसी का ट्रांसपॉलीमराइजेशन करेंगे, किसका ट्रांसपॉलीमराइजेशन? आइसोप्रीन का ही। तो आइसोप्रीन का ट्रांसपॉलीमराइजेशन करने पर हमें यहाँ पे ट्रांस आइसोमर्स मिलेगा, ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसके रिस्पेक्ट में देखना? सिस एंड ट्रांस, CH2 एंड CH2 के रिस्पेक्ट में देखना। तो आपकी नेचुरल रबर की बात की गई कि नेचुरल रबर कैसे बनती है। अब हम बात करेंगे इसका वल्कनाइजेशन। ओके ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा नेचुरल रबर बना था, उस नेचुरल रबर का रिएक्शन अगर मैं 5% सल्फर के साथ में कर देती हूँ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके पास में वल्कनाइजेशन ऑफ रबर हो जाएगा। एंड वल्कनाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास में सल्फर की क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी एंड इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है? इंप्रूव हो जाती है। दैट्स वाई हम इसका वल्कनाइजेशन करते हैं ताकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप ये बोल सकते हो कि पॉलीमर में हमारे पॉलीमर की या फिर नेचुरल रबर की फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? वल्कनाइजेशन किया जाता है। तो ये तो आपका किस तरह से फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी थी ये बात हो गई। दूसरी चीज आपको मैं और यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आपने जो आइसोप्रीन का सिस पॉलीमराइजेशन किया था ना, वहां पे मैं बताना भूल गई थी। तो आइसोप्रीन था, आइसोप्रीन का आपने सिस पॉलीमराइजेशन किया और सिस पॉलीमराइजेशन से आपको नेचुरल रबर मिलती है। क्या मिलती है? नेचुरल रबर मिलती है, ये याद रखना। और जब हमने ट्रांस पॉलीमराइजेशन किया था, तो ट्रांस पॉलीमराइजेशन जो जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना था ट्रांस पॉलीमराइजेशन से, तो यहाँ पे इसका नाम था गोटा पोर्चा, याद रखना इसे, गोटा पोर्चा। और ये जो आपका गोटा पोर्चा जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का यूज हम केविटी फिलिंग में करते हैं। जब आपके टीथ डिके हो जाते हैं तो केविटी फिलिंग में इसका यूज किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं रूट केनाल ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो ये आप कहाँ पे जाके लिख लोगे? वहां जाके लिख लोगे जहां पे मैंने आपको नेचुरल रबर में सिस पॉलीमराइजेशन एंड ट्रांस पॉलीमराइजेशन बताया था।